हमारा ये दूसरा सेक्शन है हमारी इकोनॉमी का। पहला सेक्शन हमने किया था पूर्व संध्या पर भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर 1947 से पहले। 1947 के समय है ना, जब ब्रिटिश यहाँ से गए थे तो हमारी इकोनॉमी की कंडीशन कैसी छोड़ के गए थे वो। फिर मुद्दा आया हमारे हाथ में कि अब हमारी सरकार बन गई, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बन गए, पूरी की पूरी सरकार बन गई हमारी। अब हमें ये करना है कि अब हमें देश का विकास करना है ना, तो हमें देश का विकास करना है तो हम कैसा विकास करेंगे देश का, हमें किस तरह से देश का विकास करना है ना। मुद्दा क्या था, हमारी इकोनॉमी का विकास करना, इकोनॉमी को आगे ले जाना है। तो इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए हम किन तरीकों पर अपना विकास करेंगे, है ना। हमारे अंदर क्रिएटिविटी की थोड़ी सी कमी थी, तो उस समय के जो प्रचलित मुद्दे थे वो प्रचलित मुद्दे क्या थे, मतलब प्रचलित विकास का मॉडल क्या था, प्रचलित मॉडल, उस समय विकास का प्रचलित मॉडल क्या था। हम उसी मॉडल पे हमने चलने का सोचा, हमने सोचा अपना कुछ बनाएंगे, बेकार में टेंशन होगी, इससे अच्छा है जो प्रचलित मॉडल है उसी मॉडल पे हम काम कर लेते हैं। तो उस समय दुनिया में कुछ मॉडल बहुत प्रचलित थे, जैसा एक पहला मॉडल था पूंजीवादी, पूंजीवादी मॉडल, पूंजीवादी मॉडल, इसे हम कहते हैं कैपिटलिस्ट, कैपिटलिज्म, पूंजीवादी मॉडल। एक था पूंजीवादी मॉडल, दूसरा था स्टेट कंट्रोल्ड, राज्य नियंत्रित, राज्य नियंत्रित, है ना, स्टेट कंट्रोल्ड, राज्य नियंत्रित, स्टेट कंट्रोल्ड। और ये जो राज्य नियंत्रित मॉड्यूल था हमारा, इस राज्य नियंत्रित मॉड्यूल के दो हिस्से थे, एक जो रसिया में था, एक जो रसिया में था और एक जो चाइना में था, ठीक है। राज्य नियंत्रित मॉड्यूल के दो एग्जाम्पल थे उस समय, एक रूस में और एक चाइना में। तो एक दूसरा हमारा ये था, और तीसरा हमारा था मिक्स्ड, मिश्रित, है ना। इसे हम कहते हैं विकास का प्रचलित मॉड्यूल, विकास। जो विकास का मॉड्यूल हमारे पास है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास का तीन मॉड्यूल वहां पर प्रचलित था। एक का नाम था पूंजीवादी, दूसरे का नाम था राज्य नियंत्रित, स्टेट कंट्रोल्ड, जिसमें एक रसिया का उदाहरण था हमारे पास और एक चाइना का उदाहरण था, और तीसरा था मिक्स्ड, मिश्रित। मिश्रित का मतलब है ऐसा विकास जिसमें दोनों का रोल हो, ठीक है, इसमें भी हो और ये भी हो। अब इसी को थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको थोड़ा सा इसे समझना पड़ेगा, मैं लास्ट डे से आपको यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, बैठो बैठो बैठो, सर, ठीक है। मैं आपको लास्ट डे से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने सबसे पहले आपको बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया कैपिटलिस्ट, कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म, जिसे हम कहते हैं पूंजीवाद, है ना। ये पूंजीवाद, देखो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का, मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, नहीं एक कहानी मैंने सुनाई थी आपको, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि एंशियंट हिस्ट्री में और मेडिवल हिस्ट्री में, प्राचीन काल में और मध्य काल में, पूरे के पूरे राज्य पर, पूरी की पूरी व्यवस्था पर राजा का नियंत्रण होता था, है ना। राज्य और पूरी व्यवस्था पर राजा का नियंत्रण होता था, हमने पहले भी इस चीज को पढ़ा हुआ। राजा बहुत पावरफुल होता था। जब राजा बहुत पावरफुल होता था तो कई बार ऐसा होता था कि जनता परेशान हो जाती थी, है ना, जनता परेशान हो जाती थी, जनता का थोड़ा शोषण हो जाता था। तो
राजा जो जनता को परेशान कर रहा है, इसके इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये था कि सारी शक्तियां राजा में निहित होती थी, है ना। सारी शक्तियां जो होती थी वो यही है, हमारी राजा में निहित होती थी, हमने इसे पढ़ा। अब जब सारी शक्तियां राजा में निहित होगी तो कभी कभी ऐसा होगा, राजा बिल्कुल, है ना, शैतान हो जाएगा और जनता का शोषण करने लगेगा। उस शोषण से बचाने के लिए कई सारे फिलोसफर्स ने अलग अलग बातें कही, जिनमें उन्होंने इस प्रॉब्लम से राजा और राजा की जो शक्तियां थी उस प्रॉब्लम का उन्होंने सॉल्यूशन दिया। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन्होंने किस रूप में दिया? प्रजातंत्र के रूप में दिया, डेमोक्रेसी के रूप में दिया। कि राजतंत्र का जो सॉल्यूशन है वो क्या है? डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र। शक्ति जो राजा के पास है वो राजा के पास नहीं होनी चाहिए, शक्ति किसके पास होनी चाहिए? जनता के पास होनी चाहिए। तो बहुत सारे जो विद्वान आए, फिलोसफर्स आए, उन्होंने राजा और उसकी शक्तियों को कंट्रोल करने के लिए कहा कि शक्ति जनता में निहित होनी चाहिए। कई सारे ऐसे लोग आए जिनका नाम हमने सुना है, जैसे रूसो, मैंने कल बात भी करी थी आपसे। तो एक तो प्रजातंत्र की बात हुई, दूसरी इन्होंने ये कहा कि जो सारी शक्तियां हैं, तो हमने देखा जो शक्तियां होती हैं वो शक्तियां, डिसाइड किया गया कि शक्तियां तीन तरह की होती है ना। शक्तियां तीन तरह की होती है, जिसे हमने डिस्कस भी किया था। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव विधायिका, और जुडिशियल न्यायपालिका। तो इन्होंने कहा था कि इन तीनों को अलग अलग कर दो, जैसे मॉन्टेस्क्यू, है ना। मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि इन तीनों को अलग अलग कर दो, मतलब शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में मत दो। ठीक है, तो ये दूसरा सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन, और तीसरा सॉल्यूशन अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, जो किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था। एडम स्मिथ ने तीसरा सॉल्यूशन अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दिया था कि अर्थव्यवस्था पे राजा का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो मुद्दा क्या है हमारा? हम कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं। कैपिटलिज्म कैसे आया, है ना। तो हमने देखा एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री में राजा के बारे में हम लोगों ने सुना, राजा क्या क्या कर रहा है, और फिर हमने राजा की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए एक तो डेमोक्रेसी का थॉट दिया हमने, शक्ति जनता में निहित होनी चाहिए। दूसरा हमने इन तीनों को अलग कर दिया, इन तीनों को हमने अलग करने की बात करी। और तीसरी हमने अर्थव्यवस्था को फ्री करने की बात करी। फ्री करने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था पे किसी का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। एडम स्मिथ का ये कहना था कि अर्थव्यवस्था जो है वो अपने नियमों से चलती है, जिसे हम कहते हैं मांग और पूर्ति का नियम, रूल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अर्थव्यवस्था, इसी हम आगे पढ़ेंगे कि मांग और पूर्ति का नियम क्या है। ठीक है, इस तरह से हमने एक सॉल्यूशन दिया। इसी तरीके से इन सारी चीजों का जो पहला इंप्लीमेंटेशन हुआ वो कहां पर हुआ? अमेरिका के संविधान में, अमेरिकन फ्रीडम स्ट्रगल के बाद। और इसी इसी सिद्धांत पर वो इकोनॉमी डेवलप हुई। और जब इस सिद्धांत पर इकोनॉमी डेवलप होती है, मतलब अर्थव्यवस्था में राज्य का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, अर्थव्यवस्था अपने नियमों से चलेगी, जिसे हम कहते हैं मांग और पूर्ति का नियम। इसे ही हमने कहा क्या? कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। यही हो गया पूंजीवाद। और पूंजीवाद को हम आगे पढ़ेंगे, आगे हमें पढ़ना है उसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक ये मॉड्यूल, उस समय सबसे पहला मॉड्यूल ये प्रचलित था। दूसरा दूसरा हो गया राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था। राज्य नियंत्रित, दूसरी हो गई राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था, तो
आपको पता है हमने डिस्कस किया है इस सिद्धांत के जो देने वाले थे उनका नाम था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने यह सिद्धांत दिया था सबसे पहले। कार्ल मार्क्स का क्या कहना था? कार्ल मार्क्स का कहना था कि कैपिटलिस्ट मॉड्यूल में जो प्रॉफिट होता है, जो मुनाफा होता है, उसको कंपनी के मालिक अपने पास रख लेते हैं। इससे एम्प्लॉय को, कंपनी में जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा नहीं मिल पाता है, जिससे उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है और उनका बहुत ज्यादा क्या होता है, शोषण होता है। ठीक है, कैपिटलिस्ट मॉड्यूल में जो प्रॉफिट होता है उसे कंपनी के ओनर अपने पास रख लेते हैं, जिससे कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स को बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता है हिस्सा। इससे उनकी बहुत ज़्यादा हालत खराब हो जाती है और उनका बहुत शोषण टाइप से होता आ रहा है ना। तो ये सही नहीं है ना, क्योंकि सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं, इसलिए सभी को समान मिलना चाहिए। यहीं से वो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ जिससे हम कहते हैं समानता, इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट। वास्तव में ये इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना था, लेकिन इसको एक नए रूप में लेकर आए कौन? कार्ल मार्क्स, है ना। कार्ल मार्क्स ने इसे एक नया रूप दिया, सभी को समान मिलना चाहिए। कार्ल मार्क्स का ये कहना है कि हम सभी प्रकृति की संतान है ना, हम सभी प्रकृति की संतान है। तो प्रकृति से जो मिलने वाला रिसोर्स है, उस रिसोर्स पर हम सब का बराबर की हिस्सेदारी हम सब की होगी, है ना। और उस रिसोर्स का इस्तेमाल करके जो प्रॉफिट जनरेट करता है, उस प्रॉफिट पर भी सभी का समान अधिकार होना चाहिए। इससे कोई शोषक नहीं रहेगा और कोई शोषित नहीं रहेगा, मतलब कोई किसी का शोषण नहीं कर पाएगा और सभी मिलजुल कर इस समाज में रहेंगे। कहने के लिए बहुत अच्छी बात थी। ओके, क्या था आपका कार्ल मार्क्स का थॉट, आपने समझ लिया? अच्छा, अब ये स्थिति कैसे उत्पन्न होगी, कैसे समानता का कैसे आएगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्रॉपर्टी का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कंपनी के मालिक प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो यहीं पर कार्ल मार्क्स कहते हैं कि यहीं पर राज्य का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। राज्य का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राज्य की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि चूंकि अगर कंपनी के ओनर अपनी मर्जी से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, तो राज्य उन पर कानून बनाए, उनके खिलाफ कानून बनाए और उनके ऊपर यह प्रेशर डाले कि वो पैसे को, प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, तो उन्होंने किसका रोल दिया? राज्य की भूमिका दी। पर राज्य उस समय, कई जगह पर राज्य ने ऐसा किया, लेकिन राज्य इस तरह से करने में पूरी तरह से सफल नहीं था। जब राज्य सफल नहीं था, तो कार्ल मार्क्स का कहना था जब राज्य सफल नहीं होना चाहिए, हो रहा है, तो एक चीज और ध्यान रखना है। कार्ल मार्क्स ने जो ये समाज था हमारा, समाज में दो प्रकार के लोग रहते थे सोसाइटी में। एक हायर क्लास के लोग थे, उच्च वर्ग के लोग थे, और एक कॉमन पीपल थे, है ना। एक कॉमन पीपल थे, सामान्य वर्ग के लोग थे। तो जो हायर क्लास के लोग थे उनको कार्ल मार्क्स ने कहा बुर्जुआ। कार्ल मार्क्स ने उनको कहा बुर्जुआ। बुर्जुआ, या कई बार इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है बुर्जुआजी, है ना। और जो कॉमन पीपल थे, इनके लिए कहा गया सर्वहारा। कॉमन पीपल, सर्वहारा। ठीक है, समाज में जो दो तरह के लोग थे, जो हायर क्लास के लोग थे उनको बुर्जुआ, और जो लोअर क्लास के जो कॉमन पीपल थे उनको कहा गया सर्वहारा। तो कार्ल मार्क्स ने कहा अगर राज्य ऐसा नहीं कर पा रहा है, अगर राज्य ऐसा नहीं कर पा रहा है, तो क्या करना चाहिए? ये जो सर्वहारा वर्ग के लोग हैं, इन्हें सरकार पर कंट्रोल कर लेना चाहिए, है ना। उन्होंने कहा कि जो सर्वहारा वर्ग के लोग हैं, सर्वहारा को राज्य पर नियंत्रण स्थापित कर लेना चाहिए।
अपनी सरकार मतलब क्या है, अपनी नियंत्रित। है ना, उनका कहना था कि सर्वहारा को राज्य पर नियंत्रण स्थापित कर लेना चाहिए, सर्वहारा की सरकार बन जाएगी। ठीक है, और जब इनकी गवर्नमेंट बन जाएगी तो फिर ये क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग संपत्ति का रिडिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, प्रॉपर्टी का रिडिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। इस तरह से समानता आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से समानता आ जाएगी और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, है कि नहीं। ये बात कही किसने, कार्ल मार्क्स ने। ओके, अब देखो इस तरह का जो विचार सबसे पहले इंप्लीमेंट हुआ, जो इस तरह का विचार सबसे पहले इंप्लीमेंट हुआ, वो इंप्लीमेंट हुआ कहां, रसिया में। इस तरह का विचार सबसे पहले रसिया में इंप्लीमेंट हुआ। रसिया में रसियन मोनार्की के अगेंस्ट एक रिवॉल्यूशन हुआ, एक क्रांति हुई। कब, 1917-18 में रसिया की मोनार्की के अगेंस्ट एक रिवॉल्यूशन हुआ 1917-1918 में, जिसे हम कहते हैं रूस की क्रांति। और वहां पर राजतंत्र को खत्म कर दिया गया, राजतंत्र को खत्म कर दिया गया और उसकी जगह पर सो कॉल्ड, कहने को हम डेमोक्रेसी लेकर आ गए, है ना। और डेमोक्रेसी लेकर आ गए और वहां पर लेनिन की सरकार बनी, लेनिन। ठीक है, वहां पर लेनिन की सरकार बनी। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने वह भी आपको समझाया था कल की क्लास में, कि जब मार्क्स से ये पूछा गया कि आप कह रहे हो कि इस तरह से बुर्जुआ सर्वहारा लोग जो होंगे वो अपनी सरकार बना लेंगे, तो लोगों ने उनसे पूछा कि ये होगा कहाँ, कहाँ पर होगा ऐसा, है ना। तो उन्होंने कहा जो सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल नेशन होगा वहां पर इस तरह की क्रांति होगी, है ना। तो ये क्रांति कहाँ होनी चाहिए, ब्रिटेन में होनी चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन उस समय सबसे ज्यादा औद्योगिकृत राष्ट्र था। ठीक है, तो ये क्रांति कहाँ होनी चाहिए थी, ब्रिटेन में होनी चाहिए थी। लेकिन ये क्रांति कहाँ हो गई, रूस में हो गई। तो कार्ल मार्क्स की बात झूठ हो गई, गलत हो गई। फिर इसका एक सॉल्यूशन आया, मतलब ये क्रांति ब्रिटेन में होनी चाहिए थी पर ये क्रांति हुई रूस में, तो मतलब कार्ल मार्क्स के थॉट गलत हो गए। फिर इसका एक सॉल्यूशन आया, इस समय सॉल्यूशन ये आया कि ये जितने भी इंडस्ट्रियल नेशन है ना, वो सभी एक चेन के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबके अंदर एक ही विशेषता पाई जाती है ना, सबके अंदर एक ही विशेषता पाई जाती है। ये जितने भी इंडस्ट्रियल नेशन हैं सबके अंदर एक ही विशेषता पाई जाती है। सबके अंदर जो कंपनी के ऑनर हैं वो प्रॉफिट अपने पास रख लेते हैं, बाकी सब बेकार की हालत में जीते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सभी एक ही कंडीशन में है। अब इनमें से कभी कभी क्या होता है कि ये चेन टूटनी चाहिए थी यहां से, है ना, यहां से टूटनी चाहिए थी, लेकिन ये चेन यहां से ना टूटकर ये चेन कहां से टूटी, यहां से टूटी, है ना। मतलब कि ये ब्रिटेन यहां पर है तो ये ब्रिटेन में होनी चाहिए थी क्रांति, लेकिन ब्रिटेन में ना होकर क्रांति कहां हुई, रूस में हुई। इसके पीछे रीजन ये था कि देखो, इन्होंने कहा सॉल्यूशन के रूप में कि हो सकता है कि इस जगह पर क्रांति जो होनी चाहिए थी वो इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि यहां पर सरकार ने इसे प्रॉपर तरीके से हैंडल किया, है ना। और यहां पर इसे सरकार, उस समय की जो गवर्नमेंट थी वो प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर पाई और जनता बहुत यहां पर एग्रेसिव थी, इसलिए ये जगह से रे चेन हमारे पास होती है, एक चेन हमारे पास होती है, तो चेन कहां से टूटी, हर तरफ तो एक ही चीज से बनी हुई होती है, तो चेन कहां से टूटेगी, जो हिस्सा कमजोर होगा वहां से चेन टूट जाएगी। तो इनका कहना था कि ये सारी जगह पर एक ही विशेषता पाई जा रही थी, तो जो हिस्सा कमजोर था वहां से चेन टूट गई। ठीक है, तो इस वजह से कहां, रसिया में रिवॉल्यूशन, रसिया में क्रांति हो गई। ठीक है, ओके। अब देखो, अगर आप रसिया की बात करो
तो रसिया में लेनिन आए और लेनिन के बाद कौन आ गए? स्टालिन आ गए। हमने पहले भी इस चीज को डिस्कस किया है। लेनिन, फिर आ गए स्टालिन, फिर आगे भी कई सारे आएंगे। तो यहीं पर स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी की कुछ कमियां नजर आई, है ना। स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी की कुछ कमियां नजर आई, कुछ लिमिटेशंस नजर आई, है ना। जब ये सारे लोग बने तो कुछ कमियां नजर आई, जैसे मास किलिंग, है ना। जो भी इस आइडियोलॉजी को मान रहा था उसकी तो ठीक थी, बल्ले बल्ले थी, लेकिन जो इस आइडियोलॉजी को नहीं मान रहा था सरकार उसके अगेंस्ट एक्शन लेती थी, है ना। तो बड़ी संख्या में क्या हुआ? लोगों को मारा गया, मास किलिंग। जो इस आइडियोलॉजी को नहीं मान रहे थे उन्हें भी मारा गया कई बार, है ना। बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। ये लेनिन के बाद, खासकर स्टालिन के समय में आप पढ़ोगे कभी आगे जाकर तो आप देखोगे कि बड़े लेवल पर लोगों को मारा गया। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा पार्ट यहां पर ये आ गया कि एक व्यक्ति का शासन लंबे समय तक, एक मतलब डेमोक्रेसी हो गई, जिसमें हर 4 साल 5 साल पे चुनाव होना था, लेकिन एक व्यक्ति जो बनता था, हेड बनता था, प्रेसिडेंट बनता था, वो चुनाव ही नहीं करवाता था, वो लंबे समय तक, है ना। 5 साल के बाद 10 साल, 15 साल, 20 साल, इतने लंबे लंबे समय तक वो रह जाते थे। मतलब जब तक वो मरते नहीं थे तब तक वो चलते रहते थे, है ना। तो ये एक दूसरी कमी थी। एक व्यक्ति का शासन हो गया, डेमोक्रेसी के नाम पर एक व्यक्ति का शासन हो गया। और एक व्यक्ति का शासन नहीं, एक व्यक्ति की तानाशाही कह सकते हो आप, है ना। एक व्यक्ति की तानाशाही कह सकते हो आप। देखो चाइना में एक ही व्यक्ति लंबे समय से रूल कर रहा, इलेक्शन ही नहीं होते, है ना। भारत में कम से कम 5 साल पर इलेक्शन होते हैं, कई देशों में, ऐसे देशों में इलेक्शन ही नहीं होते हैं। इसके अलावा तीसरा, स्टार्ट में तो सब अच्छा था, है ना। स्टार्ट में तो ये समाजवाद, ये जो मुद्दा था, ये समानता का मुद्दा बहुत अच्छा लगा, लेकिन और उत्पादन भी बढ़ा। स्टार्ट में क्या हुआ? उत्पादन बढ़ा, लेकिन एंड में क्या हुआ? प्रोडक्शन क्या हुआ? गिर गया, उत्पादन गिर गया। जैसे मैंने आपको बताया, सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं, है ना। किसी एक ने अगर बहानेबाजी करी तो उसके देख देख के सारे लोग बहानेबाजी, वो नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूं, प्रॉफिट में तो हमें मिलना ही है। तो स्टार्ट में तो क्या हुआ? उत्पादन बढ़ा, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? उत्पादन में कमी आ गई। ये एक बहुत नेगेटिव फैक्टर था, ठीक है। तो ये कमियां थी, और भी कई सारी कमियां थी, हम आगे आगे डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी कमी थी, ध्यान रखना है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि नहीं, हम पूरी तरह से रसिया के मॉडल को अप्लाई नहीं करेंगे, है ना। कहीं भारत अभी अभी स्वतंत्र हुआ है, कहीं एक व्यक्ति का शासन स्थापित हो गया और उसने बहुत लोगों को मरवा दिया, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इस वजह से ध्यान रखना है, इन्हीं कमियों की वजह से हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम रसिया के मॉडल को तो अप्लाई करेंगे, लेकिन पूरी तरह से हम रसिया के मॉडल को अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ कमियां थी, और कमियां जो भी थी वो भी बड़ी भयंकर कमियां थी। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलो आगे चलते हैं। अब एक बार हम आ जाते हैं, अच्छा एक चीज और समझना है हमें। तो रूस का मॉडल तो था, अब रूस का मॉडल क्या था, एक बार आप इसे समझो, जैसे आपने समझा ही है पहले। तो रूस का मॉडल क्या था? मान लो कि एक जमीन है ना, ये एक जमीन, इस जमीन पर 10 लोग मिलकर प्रोडक्शन करते हैं, 10 पीपल हैं यहां पर, ठीक है। ये मिलकर प्रोडक्शन करते हैं। मान लो प्रोडक्शन कितना हुआ? 100 हुआ प्रोडक्शन। तो 10 को 10-10 के हिसाब से मिल गया, तो सबको कितना मिला? 10 ईच।
सभी को 10 मिल गया। ठीक है, तो हमने इसको क्या कह दिया, समानता। चाहे कोई काम करे या ना करे, हम इसे समाज में हम क्या ले आए, समानता ले आए। तभी हम कई बार क्या भारत में मुद्दा उठाते हैं, मुकेश अंबानी के पास बहुत पैसे हैं, उसके पैसे लेकर सारे लोगों के बीच बांट दो, है ना। क्या इससे समाज में समस्या का समाधान हो जाएगा? ये खुद आप डिसाइड करो, समस्या का समाधान होगा या नहीं होगा। उसको अपने ऊपर अप्लाई करके देखो। अगर आपकी इनकम 50,000 रुपए है और कोई कहे आपसे कि 10,000 अपने पास रखो, 40,000 आप बाकी लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो ये स्टार्ट में तो बहुत अच्छा लगा, नई चीज आई थी, लेकिन बाद में इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। तो क्या हुआ, इसमें प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट हुई कि धीरे धीरे इसमें डिक्लाइन आने लग गया। ओके, उसके बाद इसी मॉडल को चाइना में इंप्लीमेंट किया गया। देखो, रसिया और चाइना में कई बार पूछा जाता है, रसिया और चाइना में क्या अंतर है, रसिया और चाइना के समाजवाद में क्या अंतर है, कई बार पूछा जाता है। तो आपको क्या रखना है ध्यान, देखो इस जगह पर 10 है ना, 10 लोग हैं जो इस जगह पर खेती कर रहे हैं, मतलब कोई भी काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका प्रोडक्शन हुआ 100। तो चाइना ने कहा कि हम क्या करेंगे, हर एक जगह पर देखरेख करने के लिए एक एम्प्लॉय को अपॉइंट करेंगे। तो यहां पर एक एम्प्लॉय अपॉइंट हो गया। अब एम्प्लॉय ये देख रहा है कि जो 100 रुपए का जो ये प्रोडक्शन हुआ है, इसमें क्या सभी लोगों ने समान योगदान किया है? तो पता चला कि सभी लोगों ने समान योगदान नहीं किया है। तो क्या है, जिसका जितना इनपुट है उसे उतना आउटपुट मिलना चाहिए। जिसका जितना इनपुट, मतलब जिसने जितनी मेहनत की है उसको उतना आउटपुट मिलना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। जिसको जो ज्यादा काम कर रहा है उसे आप ज्यादा रिवार्ड दोगे, तो क्या होगा ना, जो कम काम करने वाले हैं, जो ज्यादा काम, मान लो कोई एक व्यक्ति कर रहा है, उसे आपने 50 रुपए दे दिया और बाकी सबको 5-5 रुपए बांट दिए, तो उसे तो बहुत बुरा लगेगा भाई। और वो सोचेगा ना भाई कि दो ही चीज सोचेगा, या तो जिसे ज्यादा मिला है उसके छीन लो, या फिर अपना काम बढ़ाओ। छीन सकते नहीं है क्योंकि ऐसा काम सरकार ने किया, तो छीन तो सकते नहीं है, तो आपको अपनी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। ये रीजन था कि चाइना बहुत आज आगे बढ़ गया। और भी चाइना के आगे बढ़ने में कई सारी चीजों ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, लेकिन उसमें ये फैक्टर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, जो जितनी मेहनत करता है उसे उतना मिलना चाहिए। लेकिन चाइना की का जो मॉडल था, उस मॉडल की भी एक कमी थी। चाइना के मॉडल की क्या कमी थी, हमने रसिया के मॉडल की कमी देखी थी। चाइना के मॉडल की जो कमी थी वो दोनों में सिमिलर थी, है ना। जैसे सिमिलर क्या थी, आप देखो कि यहां पर भी एक व्यक्ति का शासन लंबे समय तक रहा, वन मैन रूल। अलग ही तरह की बात होती थी, किसी को इलेक्शन किस तरह से हो रहा है हमें पता ही नहीं चलता है वहां पर चाइना में, एक व्यक्ति का शासन, है ना। दूसरा चीज है कि यहां पर भी किलिंग हुई पर रसिया की तरह नहीं हुई, है ना, यहां पर थोड़ी सी डिफरेंट हुई। दूसरी जो कमी थी यहां पर वो ये थी कि आप ऐसे समझो कि, मतलब आप ऐसे लिखो कि नो प्रॉपर इलेक्शन, प्रॉपर तरीके से कोई इलेक्शन नहीं होते थे, ये भी वहां पर भी थी। तीसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज, भारत में जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल राइट, जिसमें फंडामेंटल राइट में जैसे एक है हमारे पास राइट टू स्पीच, इस तरह के कोई राइट चाइना में प्रॉपर तरीके से नहीं, मतलब वहां पर लोगों के पास उस तरह के फंडामेंटल राइट नहीं है जैसे भारत में है। आप ये समझ लो ये अच्छा ही है,
है ना। राइट टू स्पीच, ये एक ऐसा राइट है भारत के लोगों के पास जिसको हमेशा से लोगों ने मिसयूज ही किया है ना। आप देख रहे हो कोई भी कुछ भी कहीं पर भी बोलता है, जिसका मन आता है जो भी बोलता है। राइट देने वाले जब जब इस बात को पहली बार लाया गया तो ऐसा लगा ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हमेशा से भारत में, ये दुनिया में ऐसा होता है कि सबको समान बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता है। तो उस समय ये बहुत सही चीज थी, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इसका बहुत मिसयूज किया। कोई भी कहीं पर भी जो मन आता है राइट टू स्पीच के नाम पे बोलता है। तो ये है तो अच्छी चीज, लेकिन हम इसका मिसयूज कर लेते हैं। इस तरह के राइट चाइना में हमें देखने को प्रॉपर तरीके से नहीं मिलते। बोलते वहां पर भी लोग हैं, है ना, लेकिन उतना नहीं है जितना भारत जैसे देश में है। तो आप समझ लो यहां पर कि रसिया के मॉड्यूल की भी कई सारी कमियां थी और चाइना के मॉड्यूल की भी कई सारी कमियां थी। तो क्या भारत में हम उस मॉड्यूल को अप्लाई करेंगे? नहीं करेंगे, है ना। हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने ना रसिया के मॉडल को अप्लाई किया, ना चाइना के मॉडल को अप्लाई किया, उन्होंने कोई मॉडल अप्लाई नहीं किया। ठीक है, अब एक बार हम चलते हैं आगे, तो चलते हैं एक बार हम कैपिटलिज्म पे। पूंजीवाद, जो उस दुनिया के बहुत सारे लोग इसे अप्लाई कर रहे थे। लिमिटेशंस, है ना। एक बार हमें पूंजीवाद के लिमिटेशन को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, पूंजीवाद बढ़िया काम करता रहा, है ना, सही काम कर रहा था, लेकिन आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि मांग और पूर्ति का नियम, जो रूल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, मांग और जो पूर्ति का नियम है, इस नियम में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, है ना। ये नियम कुछ अनकंट्रोल्ड हो गया, और इसी अनकंट्रोल्ड नियम की वजह से, मांग और पूर्ति का नियम समझते हो ना, जिस वस्तु की मांग ज्यादा होगी उसकी कीमत बढ़ जाएगी, जिस वस्तु की मांग कम होगी उसकी कीमत कम हो जाएगी। जिस वस्तु की मांग ज्यादा होगी उसकी कीमत बढ़ जाएगी, कीमत धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, एक दिन बहुत बढ़ जाएगी तो लोग मांग कम कर देंगे, मांग कम कर देंगे तो फिर उस वस्तु की कीमत गिरती चली जाएगी, है ना। तो मांग और पूर्ति का नियम मैं आगे कभी आपको समझाऊंगा कि वो क्या है, किस वजह से खराब हुआ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद मांग और पूर्ति का जो नियम था उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, और इसकी वजह से दुनिया एक मंदी में फंस गई। मैंने एक दिन आपके साथ डिस्कस किया था कि मंदी का क्या मतलब है ना। जिसे मंदी नहीं, जिसे हमने क्या कहा, महामंदी, वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन, इंग्लिश में हमने उसे कहा वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन, है ना, विश्व महामंदी। तो क्या हुआ, ये महामंदी इतनी खतरनाक थी, इतनी खतरनाक थी कि लोगों के पास इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने लगी कि लोगों ने कई बार अपने आप को बेच दिया, अपने बच्चों को बेच दिया, भूख जब लगी होती थी तो, है ना। तो ये क्या थी, हमारी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी, एक बहुत बड़ी कमी थी कैपिटलिज्म की, जो पूरी दुनिया ने देखा 1930s में, 1930 में, 1920 से लेकर 30 के बीच में, ये एक बहुत बड़ी कमी थी विश्व में, जो कैपिटलिज्म की एक बहुत बड़ी कमी थी। तो क्या है यहां पर, कैपिटलिज्म के अंदर इतनी बड़ी जो कमी थी, और दूसरा हमने देखा स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी के अंदर भी बहुत बड़ी कमी थी, है ना। अभी अभी हमने देखा कि चाइना और रसिया में किस तरह की प्रॉब्लम थी। तो उस समय के जो इकोनॉमिस्ट थे, उस समय के जो अर्थशास्त्री थे, इन्होंने सोचा भाई कैपिटलिज्म के अंदर भी प्रॉब्लम है और सोशलिज्म के अंदर भी प्रॉब्लम है, दोनों के अंदर अपनी अपनी प्रॉब्लम है। तो एक नई थियोरी जन्म ली, एक नई थ्योरी आई यहां पर, उसे हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था।
मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा राज्य का भी कंट्रोल होना चाहिए और थोड़ी सी प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी कंट्रोल होना चाहिए, है ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हो जाता है, दोनों चीजें हो जाती है, राज्य का नियंत्रण और निजी पूंजी, निजी पूंजी। दोनों चीजें होनी चाहिए। निजी पूंजी समझ रहे हो आप, है ना। जैसे मान लो कि 1947 में देश को स्वतंत्रता मिली, 1947 में, या इसको छोड़ो 1947 को रहने दो, आप इसमें करो 1918 में रसिया में क्रांति हुई, ठीक है। क्रांति हुई तो नई सरकार बनी। नई सरकार जब बनी तो नई सरकार ने क्या किया, उस समय जो भी निजी संपत्ति थी, निजी संपत्ति का मतलब समझते हो, किसी व्यक्ति के पास जो संपत्ति होती है उसे हम कहते हैं निजी संपत्ति। जो निजी संपत्ति थी उन सभी संपत्तियों का क्या किया गया, सभी संपत्तियों का क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीयकरण का मतलब अब वो संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति हो जाएगी। मतलब क्या हुआ कि निजी संपत्ति का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, है ना। निजी संपत्ति का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या हुआ, पूरी तरह से समाप्त। अब जो भी संपत्ति है वो सभी संपत्ति राज्य की संपत्ति। आपका घर भी राज्य की संपत्ति है, इंडस्ट्री अगर कोई थी वो भी राज्य की संपत्ति थी, कुछ भी चीज थी उस समय वो सभी राज्य की संपत्ति थी रशियन रिवॉल्यूशन के बाद, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन, सभी संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति डिक्लेयर कर दिया। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत ने मिश्रित इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट बनाया। तो मिश्रित इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ कि सभी संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया ना, सभी संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति नहीं घोषित की गई, कई सारी संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति घोषित की गई, साथ साथ निजी संपत्ति का भी प्रावधान बना रहा, ठीक है। तो कुछ संपत्ति को हमने राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया और कुछ संपत्ति निजी संपत्ति में भी बनी रही, इसी को हम क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो भारत ने इस तरह से मिक्स्ड इकोनॉमी को अप्लाई किया जो रसिया और चाइना के मॉडल से बिल्कुल अलग था। जबकि उस समय जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उनका झुकाव सोशलिज्म की तरफ या समाजवाद की तरफ था। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे उनका झुकाव, अगर आपसे उनसे पूछा जाता कि आपको कौन सा मॉडल ज्यादा अच्छा लगता है तो कहेंगे समाजवादी मॉडल। लेकिन अगर उनसे पूछा जाता कि आप कौन सा मॉडल भारत में अप्लाई करेंगे तो वो कहेंगे नहीं नहीं, समाजवादी मॉडल में कई सारी कमियां हैं, है ना, तो हम समाजवादी मॉडल को अप्लाई नहीं करेंगे। अच्छा तो लगता है लेकिन हम इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कई सारी कमियां हैं। इसलिए जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट मॉडल को अप्लाई किया, ठीक है। तीनों समझ में आ गया आपको, कैपिटलिज्म क्या है और कैपिटलिज्म की कमियां क्या है, सोशलिज्म क्या है और सोशलिज्म की कमियां क्या है, और मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। आज भारत में कौन सा है सिस्टम, मिक्स्ड इकोनॉमी का। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों चीजें आ जाती है ना, ठीक है। जैसे राज्य गरीबों के लिए अनाज का वितरण करती है, दूसरा लोग मार्केट से भी अनाज लाके खरीद के खा सकते हैं, तो दोनों इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है ना। चलो